कर्व का चक्कर बाबू भैया, कर्व का। अबे इतने सारे कबूतर कहां से आ गए? अच्छा अपने वाले ही क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वेलकम एवरीवन टू सानी भैयास क्लास। और आज मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इंटरनेट पे इससे बेस्ट वीडियो कर्व का तुम्हें मिल ही नहीं सकता। ये वीडियो डिले जरूर हुआ है, लेकिन जो कंटेंट मैंने बनाया ना, आने वाले कुछ मिनट्स में जब तुम वीडियो देखोगे, आगे बढ़ोगे, तुम बोलोगे यार भैया क्या पढ़ाते हो यार। जो देसी तरीके से जो ग्राफ समझाऊंगा ना मैं, तुम्हें मजा ही आ जाएगा। तुम बोलोगे यार लव यू भैया, लव यू टू यार मेरी जान, तुम्हारे तो सब कुछ हाजिर है मेरे लिए। ठीक है, देखो जी, विदाउट एनी टाइम वेस्ट वी विल स्टार्ट दिस क्लास। पर एक छोटी सी चीज बता दूं, जिनको ग्राफ आता है उनके लिए तो वीडियो बहुत बढ़िया है, जिनको ग्राफ समझ नहीं आता उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, और जिनको लगता है कि लाइनें जो ड्रॉ करी गई है किसी 2 साल के बच्चे ने करी, उनके लिए तो भैया ये गीता ग्रंथ कुरान है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और एक कमेंट में जरूर मेरे को बता देना तुम्हें वीडियो कैसा लगा बेटा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी इसके ऊपर। आई होप यू लव दिस वीडियो, क्योंकि मैंने बहुत जी जान लगाई है, तो तुम्हें बिल्कुल अच्छा लगेगा और मैं तुम्हें 100 में से 100 दिलवाकर ही मानूंगा। इसीलिए ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो जी, सबसे पहले ग्राफ से डर क्यों लगता है ये समझते हैं। मेरे जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको तो ग्राफ मैथ्स की तरह ही लगता है, उनकी तो वैसी कच्ची लोई होती है, तो मैथ्स समझने लग जाते हैं हम ग्राफ को। इसलिए सबसे पहले डर की वजह से हमें समझ नहीं आती चीजें। दूसरा, हमें यह समझ नहीं आता कि एक्सिस पे हम यूनिट्स कितना लिखे, कितने नंबर लिखे, कितना स्केल ले, डॉट्स कहां पे प्रेजेंट करें, कैसे बनाए कर्व, वो समझ नहीं आता। ठीक है, और तीसरी चीज होती है हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं, ना कि समझने की। सो वी शुड बेटर अंडरस्टैंड ये कर्व होते क्या है, कैसे काम करते हैं, रादर देन जस्ट मेमोराइजिंग इट। उनको ऐसा पिक्चर की तरह नहीं याद रखना है, उनको अंडरस्टैंड करना है, और अंडरस्टैंडिंग के बाद ना ये ग्राफ बहुत सिंपल हो जाते हैं बॉस। ठीक है, तो बेसिक चीज से शुरुआत करें। बेसिक चीज क्या है? कर्व क्या होता है। बेसिक टिप से चालू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जी, व्हाट इज कर्व। कर्व क्या है? कर्व बेसिकली मान लीजिए कर्व है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा? अभी दिखेगा। देखो जी, ये बिंदु दिख रही है, ये तुम्हारे माथे की बिंदी नहीं, ये एक डॉट है, एक लोकेशन है। ऐसे ही कुछ और सारी लोकेशंस अगर मैं प्रेजेंट करूं और उनको एक लाइन से मैं यहां पर खींच दूं, कनेक्ट कर दूं, इसके ऊपर तुम भी बैठे हो फिसल पट्टी की तरह, अगर ये लाइन को अगर मैं यहां पर y एक्सिस और x एक्सिस के साथ यानी कि ऐसे प्रेजेंट करूं तो ये कर्व हो जाता है। यानी कि क्या, ये जो सारे पॉइंट्स थे, ये पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स को मैंने एक लाइन से ड्रॉ कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और उसे y और x एक्सिस पे मैंने दिखा दिया, इसे तो कर्व कहते हैं। यानी कि दिस इज अ कर्व, और ये एक्चुअली में हमारे टॉपिक का कर्व है, यानी कि हमारा डिमांड कर्व। लव, समझ आ गया? इतना सिंपल सा पॉइंट है। मैं बहुत सारी डेफिनेशन नहीं समझा रहा तुम्हें, लोकस पॉइंट्स और ये ऐसे कोऑर्डिनेट्स वगैरह, ना ना ना, तुम तो देसी भाषा में समझो कर्व क्या होता है। ठीक है, तुम्हें ये लिखने को नहीं आएगा व्हाट इज अ कर्व, लेकिन समझना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। ठीक है, डेफिनेशन तो तुम याद ही कर लोगे। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ और बेसिक टिप्स सीखते हैं कि इसका बेसिक नेचर क्या होता है, उसको समझते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कोई ग्राफ हम बना रहे हैं, उसके बीच में कोई इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स यानी कि उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा, औंधा पौंधा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा गिर रहा है। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, अपन ने डिमांड में पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है, राइट। तो इसका ग्राफ कैसा होता है? जब एक चीज बढ़ती है दूसरी कम होती है, तो उसका ग्राफ आपको हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व दिखेगा, यानी कि नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा, है ना। ये कर्व कैसा है? नीचे की तरफ जाता हुआ, ऊपर की जाता हुआ कर्व आपको ऐसा दिखेगा, है ना। जब आपने स्टॉक मार्केट देखा होगा तो आपको ऐसा ऐसा जाता हुआ दिखता है, जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो वह ऐसा ऐसा नीचे आता हुआ दिखता है, राइट। दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन। उल्टे रिलेशन की वजह से यहां पर हमें ये क्या दिखता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखता है। क्लियर? अब इसका उल्टा कर लो। डायरेक्ट संबंध की अगर बात करें बेटा, अपने नहीं, कर्व के रिलेशन में संबंध की अगर बात करें, डायरेक्ट रिलेशन, यानी कि अगर प्राइस बढ़ गई तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, है ना। जब प्राइस बढ़ी तो प्रोड्यूसर सोचता है कि यार मेरे को भाई अगर प्रोडक्ट 20 की जगह 25 का हो गया तो ज्यादा बेचता हूं ना, उससे प्रॉफिट होगा, तो प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई भी बढ़ जाती है, दोनों बढ़ गए साथ में, हाँ या ना। दिस इज नोन एज डायरेक्ट रिलेशन। जैसे और एग्जांपल दे दूं मैं, गर्मी के बढ़ने से आइसक्रीम की सेल बढ़ जाती है, यस और नो, तो ये डायरेक्ट रिलेशन का पात्र है। और इसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं जी? इसको हम करते हैं कैसे? अपवर्ड राइजिंग। कैसे जी? इसको हम करते हैं अपवर्ड राइजिंग कर्व के थ्रू। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो बढ़ता हुआ कर्व दिखेगा, अगर उल्टा पुल्टा है, इनवर्स रिलेशन है, तो गिरता हुआ दिखेगा। समझ आया? अब होता क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया डिमांड कर्व के बारे में, है ना। अब ये डिमांड कर्व आपने देखा कुछ ऐसा सा था, है ना। ये दिस वाज योर डिमांड कर्व, राइट। अब मान लीजिए डिमांड बढ़ गई,
इंक्रीज हो गई तो क्या होगा जी? अगर डिमांड बढ़ गई तो क्या होगा? क्या होगा अगर कोई भी चीज बढ़ जाती है ग्राफ में, अगर इंक्रीज होता है तो क्या होता है? पीपीसी कर्व बढ़ जाए, आपका बजट लाइन शिफ्ट हो जाए, कुछ भी अगर बढ़ता है तो ग्राफ में कैसा चेंज आता है? सिंपल सिंपल चेंज है। ये इसका कौन सा हाथ है? ये इसका राइट हाथ है ना? ये इसका राइट हैंड है, ये मेरा भी राइट हैंड है, राइट हैंड है ना? राइट की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, इसलिए हम इसको राइटवर्ड शिफ्ट कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? राइटवर्ड शिफ्ट कर्व कहते हैं। ये तुम्हें ना एलिमेंट पूरी क्लास में दिखेगा, ठीक है? तुम लोग पूरी स्लाइड में इसको खोजने की जरूरत नहीं पड़े, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा तुम्हें ये, ठीक है? तो ये राइट हैंड दिखा रहा है ना तुम्हें अपना, तो राइट की तरफ शिफ्ट होता है जब भी डिमांड बढ़ती है या फिर सप्लाई बढ़ती है, कुछ भी चीज बढ़ती है तो आपका शिफ्ट राइट होता है। क्लियर? समझ आए? बेसिक चीजें हैं बेटा। अब अगर मान लीजिए चीजें डिक्रीज हो रही हो तो क्या होगा? क्या होगा? इसके हाथ का देखो, इसकी क्वालिटी भी डिक्रीज कर दी मैंने, छोटी छोटी बारीकियां है, मैं बोल रहा हूं ना ये स्लाइड मैंने इतनी मेहनत करी है, छोटी छोटी बारीकियों पे लाया हूं, डिक्रीज यानी क्वालिटी भी डिक्रीज कर दी मैंने इसकी, ठीक है? देखो ये इसका कौन सा हैंड है? ये इसका लेफ्ट हैंड है, समझ रहे हो? बारीकी देख रहे हो? ये इसका लेफ्ट हैंड है, यानी कि डिमांड कर्व अगर ऐसा है तो अगर डिमांड कम हो जाए, डिक्रीज इन डिमांड हो, तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है, इसलिए हम इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है अगर कहीं भी डिक्रीज होती है, अगर राइट की तरफ शिफ्ट करता है तो चीजें इंक्रीज हो रही होंगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब वो सप्लाई में लगाओ, पीपीसी में लगाओ या डिमांड में लगाओ, किसी भी कर्व में लगा लो। ठीक है बेटा, समझ आ गया? चलो जी, बहुत बढ़िया। अब ये तुम्हारी यहां पर पूरा ऐसा समुद्र था, समुद्र है, पानी है, लेक है, एकदम ऐसी है ना, लेक ले लो, अपने अपने शहर की है, समुद्र ले लो, मस्त बढ़िया। यहां पर बादल हो रहे थे और धूप आ रही थी। ये सारी पेंटिंग मैंने बनाई बाय द वे। अचानक से बारिश होना चालू हो गई, तड़क तड़क धूप दाव दाव दाव, है ना? ये कौन सी थी बारिश? वैसे साउंड गलत हो गया दोस्तों, माफ करना, लेकिन ऐसे छम 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 करके बारिश हो रही है। बारिश और धूप के कॉम्बिनेशन से क्या होता है? क्या होता है बताइए? ऑब्वियस सी बात, इट इज रेनबो। इट इज रेनबो गाइस। ये रेनबो आया है कैसे? बारिश हो रही है और धूप हो रही है। रेनबो कैसा दिखता है तुम्हें? अगर आधा दिखेगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा ना, हाँ या ना? ये कुछ ऐसा दिखेगा, राइट? अब आपको एक कर्व सिखाता हूं जो सिर्फ ऐसा ही दिखता है, सिर्फ नहीं बोलूंगा लेकिन मेजॉरिटी ऐसा ही दिखता है। दैट इज नोन एज आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। होता क्या है, हम यहां पर हमारी जो गिवन रिसोर्सेज होती हैं कि कितना सामान आपके पास अवेलेबल है, जितनी भी रिसोर्सेज है, सामान हो, टाइम हो, जो भी हो, वो एक रिसोर्स की तरह होता है कि कितनी टेक्नोलॉजी और कितना रिसोर्स आपके पास है। उसके हिसाब से आप दो चीजों का प्रोडक्शन कैसे कर सकते हो, क्या कॉम्बिनेशन दो डिसाइड कर सकते हो, प्रोडक्शन कैसे कर सकते हो दो चीजों का, उसको बताता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। देखो 14 फरवरी का दिन है आज दोस्तों। तो क्या हुआ था कि स्कूल में अटेंडेंस भी पूरी रखनी है और डेट पे मिलने भी जाना है बाहर, मतलब सोशलाइजिंग करना बहुत अच्छा प्रोसेस माना जाता है। तो अगर मान लीजिए आपकी 100% स्कूल में अटेंडेंस है, कोचिंग में 100% अटेंडेंस है आपकी, कॉलेज में 100% अटेंडेंस है, कॉलेज में जाने वाले हो ना अभी थोड़े दिन में, तो आप बाहर घूम पाएंगे, सोशलाइज कर पाएंगे? नहीं नहीं नहीं, है ना? तो एक कॉम्बिनेशन तो ये हो गया। अगर आपकी अटेंडेंस थोड़ी सी कम हुई, क्यों हुई? क्योंकि आप बाहर थोड़ा सोशलाइज करने चले गए दोस्तों के पास, है ना? दोस्तों क्या है, दोस्त के पास, फिर आप थोड़ा और सोशलाइज करने गए, बार बार जा रहे हो, सोशलाइज करने ज्यादा ही हो रही है अब बेटा, है ना? तो अटेंडेंस कम होती जाएगी, यानी कि आपके पास एक लिमिट है, यानी कि 10 घंटे का टाइम है, उस 10 घंटे के टाइम में या तो आप कॉलेज अटेंड कर लो या आप बाहर घूमने चले जाओ। अब आप कॉलेज में से एक दो पीरियड कम करते जाओगे तो आपके पास इसके लिए टाइम बढ़ता जाएगा। सो यहां पे गेन हो रहा है, यहां पे सेक्रीफाइस हो रहा है, समझ आया? तो ये एक अलग एक कॉम्बिनेशंस को बताता है। पॉइंट ए कॉम्बिनेशन को बता रहा है, बी ए कॉम्बिनेशन को बता रहा है, सी ए कॉम्बिनेशन को बता रहा है, डी ए कॉम्बिनेशन को बता रहा है और ई ए कॉम्बिनेशन को बता रहा है। यहां पे ए में आप पूरे टाइम कॉलेज अटेंड करते हो, ई में आप पूरे टाइम बंक पे ही रहते हो, समझ आया? ये कॉम्बिनेशंस को अगर मैं यहां पर प्रेजेंट करूं, मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन जहां पे ये 100 शो करता है, ठीक है, दिस इज शोइंग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये y एक्सिस पे 100 पे है और यहां पर देखो x एक्सिस पे 0 पे है, ठीक है? तो एक पॉइंट यहां आ गया। अब बोल रहा है 95, मान लीजिए एक यहां पर है और 95 यहां है, देखो इससे हल्का सा नीचे है ना, तो 95 यहां है। ऐसे करते करते मैं अगर सारे पॉइंट्स को यहां पर अगर कनेक्ट कर दूं और एक लाइन से खींच दूं तो ये क्या बन गया मेरा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या बन गया जी? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यानी कि मैंने अपनी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के अनुसार मैं दो गुड्स कैसे कॉम्बिनेशन के प्रोड्यूस कर सकता हूं, उसको मैंने ग्राफ पर बताया है। ये कॉनकेव शेप्ड होता है और यही तुम्हारे रेनबो की तरह होता है, समझ आया?
क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है? तो याद रहेगा रेनबो की तरह दिखता है पीपीसी कर्व। अच्छा हाँ, पीपीसी कर्व कॉन्वेक्स भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, वो एमआरटी पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब एमआरटी क्या होता है वो सब फिर वन शॉट में देखना, इतना डिटेल नहीं बताऊंगा, ठीक है? समझ आया? क्योंकि वो बेटा फिर बहुत डिटेल हो जाएगा, ऐसे तो पूरे चैप्टर पढ़ाने पड़ जाएंगे मुझे, तो थोड़ा अपन आगे बढ़ेंगे। क्लियर? समझ आया? चलो जी। अब मान लीजिए मैंने तुमसे बोला कि अगर मान लीजिए 10 की जगह तुम्हारे पास 12 घंटे का समय पड़ गया, क्योंकि मम्मी पापा आउट ऑफ टाउन है, तो 12 घंटे अब तुम घूम सकते हो, तो मुझे बताओ तुम्हारी रिसोर्स बढ़ गई, तो उस पीपीसी कर्व क्या होगा? टाइम बढ़ गया तुम्हारे पास, पहले 10 घंटे का टाइम था, अब 12 घंटे का टाइम है, तो क्या होगा बताइए? चीजें बढ़ गई तो क्या होगा? राइट वर्ड शिफ्ट भैया, राइट वर्ड शिफ्ट। मान लीजिए आपका कॉलेज की छुट्टी हो गई, जल्दी छुट्टी हो गई, सिर्फ 8 घंटे का ही समय बचा, पहले 10 घंटे मिलते थे, चीजें कम हो गई ना? चीजें कम हो गई यानी कि मान लीजिए माने तुम जिम जाने लग गए, कुछ भी, कोई तुम्हारा 2 घंटे कहीं और इस्तेमाल होने लग गया, सो यू ओनली हैव 8 आवर्स लेफ्ट, दैट मींस आपकी रिसोर्सेज कम हो गई, आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट दिखेगा, ठीक है? चीजें कम होने पर लेफ्ट दिखता है और चीजें बढ़ने पर राइट दिखता है, जो अपन ने लॉजिक अभी सीखा। समझ आ गया? तो बेसिक टिप्स तुम्हें यहां पे काम आएंगे। क्लियर? अब इन्हीं के नॉलेज से हम आगे चीजों को समझते हैं। देखो, एक होता है टोटल यूटिलिटी, एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी। ये दोनों समझना इन दोनों पॉइंट से। बेटा जब तुम कैच कैच खेलते हो स्कूल में, तो कैच कैच खेलते तो बॉल का ट्रेजेक्टरी कैसा होता है? यहां से एक बंदा, ओए बंटी पकड़ना, यहां से फेंकी तुमने बॉल, ये ऊपर जाती है ग्रेविटी की वजह से, पहले यहां से जब तुम छोड़ते हो, अगर बॉल यहां से छूटी तो यहां से तो तेजी से जाएगी, धीरे धीरे उसकी स्पीड यहां पे कम होती जाती है, कम होने के बाद टॉप पे मैक्सिमम जो उसकी आपने जितनी फोर्स से फेंका होगा एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी, फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरना चालू करती है। सेम आपकी टोटल यूटिलिटी भी ऐसी होती है। सर टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी यानी कि आप किसी एक प्रोडक्ट को बार बार कंज्यूम कर रहे हो, तो उससे जो सेटिस्फेक्शन है वो पहले तो आपको ज्यादा मिलता है, फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा, आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। मान लीजिए एक रोटी खाई मजा आया, या एक पाव भाजी का एक पाव खाया मजा आया, दूसरा खाया और मजा आया, तीसरा खाया मजा आया, लेकिन धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। फिर आप मैक्सिमम एक सेटिस्फेक्शन में बोल जाओगे कि यार 6 पाव खाने के बाद मेरी हिम्मत नहीं और ज्यादा खाने की, पर आपकी नानी के घर में थे आप, 7वां पाव भी आ गया, 8वां पाव भी आ गया, 9वें पाव में तो उल्टी कर दोगे भाई तुम। दिस इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, मैक्सिमम पे पहुंचता है और गिरने लग जाता है फिर, ठीक है? वहीं पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी बेटा हमेशा आपको गिरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आप जैसे ही पहला पाव खाओगे उसके बाद दूसरा पाव आपको कमी सेटिस्फाई करेगा, एक समोसे के बाद दूसरा समोसा कमी सेटिस्फेक्शन देता है, ठीक है? पहले ग्लास पानी के बाद दूसरा ग्लास पानी आपको कमी सेटिस्फेक्शन देता है, ठीक है? दैट इज व्हाई मार्जिनल यूटिलिटी गिरता ही जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? इसी चीज को यहां पर समझ लो। देखो टोटल यूटिलिटी 8, 14, 18, 20, 20, 20 यानी कि मैक्सिमम हाइट है इसकी, ठीक है? फिर वापस गिर गया 18 पे, बड़ा 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 टॉप पे पहुंचा, फिर गिर गया, ठीक है? ये देखो बड़ा 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 टॉप पे पहुंचा, फिर गिर गया, देखो 20 पे टॉप पे पहुंच गया, फिर गिर गया, ठीक है? समझ आया? यहां पर देखो मार्जिनल यूटिलिटी 8, 6, 4, 2, 0, -2, गिर ही रहा है, गिर ही रहा है, जैसे कि वो प्लेन की तरह दिखाया, गिर रहा है 8, 6, 4, 2, 0 और -2। अब एक कॉमन फीचर ये है, देखो जो इसका मैक्सिमम हाइट होता है यानी कि 20, ठीक है, और ये जो इसका लोएस्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता है मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि इसका हाईएस्ट पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी को यहां पर टच कर रहा होता है। अगर आपने ये एग्जांपल सीख लिया ना बेटा, अगर आपने ये एग्जांपल सीख लिया तो ऐसे बहुत सारे आपको टीआर और एमआर, है ना, टीआर वाला एमआर वाला आपको रिलेशन अच्छे से समझ आ जाएगा, आपको टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट अच्छे से समझ आ जाएगा, अगर आपने ये बेसिक कुछ सीख लिया, कुछ ऐसे मिलते जुलते कर्व है वहां पे भी, ठीक है बेटा? समझ आया? तो यहां का मैक्सिमम हाइट यहां के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे होता है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है जब ये टीयू मैक्सिमम पे होता है, ठीक है? दोनों आप इस रिमेंबर कर सकते हो, इससे याद कर सकते हो, ठीक है जी? समझ आ गया? चलो आगे बढ़े। देखो ये भी देख रहा तुम्हारे साथ। चलो अब आता है इनडिफरेंस कर्व। मुझे एक बात बताओ, ये पक्षी आ गया बीच में, वैसे तो ये तुम हो, लेकिन मान लीजिए तुम एक स्केटबोर्ड चला रहे हो, एक स्केटबोर्ड ग्राउंड के अंदर, है ना? इस स्केटबोर्ड ग्राउंड पे तुम्हें सबसे ज्यादा मजा कौन सी जगह पे आने वाला है? मतलब तुम ऊपर से स्लाइड कर रहे हो नीचे की तरफ, तुम्हें यहां पे मजा आएगा, यहां पे मजा आएगा, यहां पे मजा आएगा कि यहां पे मजा आएगा? सर हमें तो सब पे सेम मजा आने वाला है, हाँ या ना? हम यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, हर जगह में सेम ही मजा मिलेगा, हाँ या ना? दिस इज नोन एज इनडिफरेंस कर्व, यानी कि आप ये तय ना कर पाओ कि यहां ज्यादा मजा आया, यहां ज्यादा मजा आया, यहां ज्यादा मजा आया या यहां ज्यादा मजा आया, किधर ज्यादा मजा आता है? हर जगह पे आपको सेटिस्फेक्शन या मजा
इक्वल है। अगर 100 मजा यहां है तो 100 यहां होगा, 100 यहां भी होगा, 100 यहां भी होगा, तो हर जगह सेटिस्फेक्शन इक्वल है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व। समझ आया? इसी को, ये कर्व कैसा दिख रहा है तुम्हें? ये कैसा दिख रहा है? कॉन्वेक्स दिख रहा है, हाँ या ना? अब इसी को देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, जैसे कि एक मैगी का बोल लिया और 4-5 प्लेट मोमो ले ली तुमने, ठीक है, सेम हैप्पीनेस है, उतना ही मजा आ रहा है। फिर 2 मैगी ले ली तुमने, 4 तुमने मोमोज ले लिए, तुम्हें सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एक मैगी बढ़ाई, एक मोमो कम कर दिया, फिर एक मैगी बढ़ाई, एक मोमो कम कर दिया, 3 मैगी 3 मोमोज, है ना? तुम 4-5 दोस्त थे। फिर 2 मैगी, 4 मैगी 2 मोमो, 5 मैगी 1 मोमोज। तो ऐसे करके तुम ये बोल रहे हो, समझ आ रहा होगा तुम्हें कि सारे के पॉइंट्स आपको सेम सेटिस्फेक्शन दिखेगा। अब लेकिन ये बात मत करने लग जाना कि भैया मुझे तो मोमोज ज्यादा पसंद है इसलिए मुझे पहले वाले में ज्यादा मजा आएगा एज कंपेयर टू लास्ट। हम एक कॉमन जनरल ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, ठीक है, कॉमन ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, उसके अंदर आपको सेम ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये अपन ऐसा मान के चलते हैं क्योंकि एक को कम कर रहे हैं दूसरे को बढ़ाने के लिए, ठीक है? समझ आया? क्लियर है? अब देखो सब जगह सेम हैप्पीनेस है, तो आपने सारे पॉइंट्स, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, ये सारे पॉइंट्स को जब आपने यहां पे प्रेजेंट किया तो ये भी आपको सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ये भी सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब बताओ मैं बोलूं इन दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं है ना, दोनों सेम है, डिटो, कॉपी, जेरोक्स कॉपी, इसी की तरह होता है। इसीलिए इसको हम इन डिफरेंस कर्व कहते हैं, जिसमें डिफरेंस ना तय किया जा सके, जस्ट लाइक दिस पॉइंट, ठीक है? समझ आया? तो स्केटबोर्ड वाला जो कर्व होता है उसी की तरह आपको इनडिफरेंस कर्व दिखेगा, ठीक है? समझ आया? अब मान लीजिए जैसे तुम्हारा परिवार होता है, हम साथ साथ हैं, मम्मी पापा दादा दादी सब लोग घर परिवार मिलके फैमिली बनती है ना। अगर मैं बोलूं ये बेटा है, ये बेटा है, इसके साथ मम्मी पापा भी रहते हैं, तो क्या होता है? फैमिली होती है ना वो। तो ऐसी इंडिफरेंस कर्व की फैमिली को हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिफरेंस कर्व की फैमिली को हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। यानी कि यहां पर ये सिंगल कर्व है ना, यहां पे 2 कर्व और आ जाएंगे, यहां पे 2 कर्व और आ जाएंगे, क्या यहां पे 2 कर्व और आ जाएंगे, उसे हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। यानी कि एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व जब आपके इस ग्राफ पे होता है उसे इंडिफरेंस मैप यानी कि परिवार कहते हैं इंडिफरेंस कर्व का, ठीक है? अब एक बेसिक सा नॉलेज बताता हूं। मुझे एक बात बताइए, ये वाली स्लाइड छोटी सी है, ये वाली स्लाइड बड़ी है, तो मुझे एक बात बताओ ज्यादा मजा किस पे आएगा? जब तुम वाटर पार्क गए होगे या फिसल पट्टी पे खेलने जाते हो तो बड़ी वाली पे मजा आता है कि छोटी वाली पे मजा आता है? सर ऑब्वियस ही बात है, सेटिस्फेक्शन तो ज्यादा मजा इसी पे होता है, हाँ या ना? तो जो कर्व बड़ा होता है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, जो कर्व छोटा होता है वो कम सेटिस्फेक्शन देता है। अब देखो कर्व बड़ा या कम की बात नहीं है, यहां पे है कौन सा कर्व ऊपर है, कौन सा कर्व नीचे है। ऊपर कौन सा है जी? ये। नीचे कौन सा है जी? ये। तो हायर द कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये देखो 3 आपने आईसी कर्व बनाने हैं, उसका शेड्यूल ये रहा कि एक पिज्जा की स्लाइस ले रहे हो आप और 6 घंटा गेम खेल रहे हो, ठीक है? 2 स्लाइस खा रहे हो आप और 4 घंटा गेम खेल रहे हो, 3 स्लाइस खा रहे हो 2 घंटा गेम खेल रहे हो, ये सब जगह आपको सेम सेटिस्फेक्शन देगा। लेकिन जैसे आप दूसरे कर्व पे आते हो यहां पे चीजें बढ़ जाती हैं। क्या हो जाता है? बढ़ जाती हैं। यहां पे देखो 1 स्लाइस से चालू हुआ था, हमने 3 स्लाइस से चालू किया है। यहां पे 6 घंटे से चालू किया था, यहां पे भी 6 घंटा ही है। आप देखो इसका कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन में ज्यादा बढ़ गई ना चीजें, हाँ या ना? फिर देखो यहां पर बढ़ी हुई चीजें मिलेंगी। सेम चीज देखो, यहां पे 3 स्लाइस है तो तीसरे कर्व में 5 स्लाइसेस हैं, 6 घंटा गेम। ये देखो एक स्लाइस 6 घंटा गेम, 3 स्लाइस 6 घंटा गेम और 5 स्लाइस 6 घंटा गेम। यानी कि जो तीसरा कर्व है वो आपको ज्यादा मजा देगा। पहले कर्व में आपको 1 स्लाइस, अब मैं कर्व छोड़ो, मैं ऑप्शन देता हूं, 1 स्लाइस पिज्जा और 6 घंटा गेम खेलने को मिल रहा है, 3 घंटा गेम खेलने को मिल रहा है, सॉरी 6 घंटा गेम खेलने को मिल रहा है और 3 पिज्जा की स्लाइस मिल रही है, और 5 पिज्जा की स्लाइस मिल रही है और 6 घंटा गेम खेलने को मिल रहा है। ज्यादा मजा कहां आएगा सर? 5 घंटा और 5 स्लाइसेस और 6 घंटा गेम खेलने में, हाँ या ना? ये होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है जो चीज नंबर में ज्यादा हो वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है। तो देखो आईसी कर्व 1 क्या बता रहा है? नीचे है। आईसी कर्व 2 इसके ऊपर है क्योंकि चीजें बढ़ गई ना, तो देखो राइट की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। दूसरा आईसी कर्व 3 जिसमें 5 स्लाइसेस और 6 घंटा गेमिंग है, देखो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखा, हाँ या ना? दिस इज नोन एज हायर द indifference curve represents greater quantity of goods and therefore higher level of utility और satisfaction। जितना ऊपर जाओगे उतना सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, जितना नीचे जाओगे उतना सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा। समझ आया दोस्त? हाँ या ना? ये बेसिक चीजें याद रखना,
एमसीक्यू के लिए भी होगा और उसके साथ साथ तुम्हारे रिटन आंसर्स के लिए भी बहुत चीजें फायदा करेंगे। आई होप तुम्हें मजा आ रहा है, ठीक है। जैसे तुम्हें विजुअलाइज करवा रहा हूं चीजों को, लॉजिक भी बता रहा हूं, वो सब तुम्हें यहां पर पता होने चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, बजट लाइन क्या होता है। देखो एक बार ये तुम्हारे सानी सर थे, एक जमाना था बेटा, जमाना था एक, जब मैं चौथी क्लास में पढ़ा करता था और मैं जा रहा था किंडर जॉय लेने, लेकिन ना इस लाइन के आगे मैं बढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि एक मेरा पैर जो था वो चेन से बंधा हुआ था कि मैं आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहा हूं लेकिन आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं क्योंकि चेन से पैर बंधा हुआ है। तो मैंने जैसे ही देखा कि चेन से पैर बंधा हुआ है, तो ये किससे बंधा हुआ है, एक बड़ी सी स्टील की बॉल थी जिससे मेरा ये बंधा हुआ है और इतना सारा वेट मैं खींच नहीं पा रहा हूं। ये क्यों था ऐसा, क्योंकि ये स्टील की बॉल थी औकात। दोस्तों कुछ सपने बहुत मुश्किल होते हैं अचीव करना। मैंने इतनी मेहनत करी, इतना नाम कमाया, तुम लोगों का इतना प्यार मिल रहा है। एक किंडर जॉय क्या होता है बेटा, किसी का होता है मर्सिडीज खरीदना, किसी का होता है भैया फ्लैट खरीदना, बंगला खरीदना, कुछ का किंडर जॉय भी होता है। आई एम वन ऑफ देम। समझ आया? ये जो लाइन है जिसके आगे आप जा नहीं पा रहे, दैट इज बजट लाइन। यानी कि औकात वर्ड थोड़ा सुन के अजीब लग रहा होगा, बेसिकली आपकी कितनी हैसियत है उसको ये लाइन दर्शाता है ना। ग्राफ पे आप अपनी हैसियत को बताते हो कि अगर आपकी इनकम है 50 रुपए तो ये कितने का आता है, 60, सॉरी आपकी इनकम है 20 रुपए और ये आता है मान लीजिए 50 रुपए का, तो नहीं खरीद सकते ना बॉस, हाँ या ना। दिस शोज द बजट लाइन। ये बजट लाइन यही शो करता है, जैसे कि मान लीजिए तुम्हारी इनकम है 300 रुपए, बर्गर है 50 रुपए का और कोल्ड कॉफी है 75 रुपए की, तो भैया 300 ही खर्चा कर सकते हो ना, 300 से ज्यादा तो नहीं कर सकते। तुम्हारी इनकम ही 300 है, जब सैलरी 300 है तो 300 से ज्यादा कैसे खर्चा कर लोगे, उधार मांग के नहीं कर सकते। यहां पर हम उधारी नहीं काउंट करते हैं, हम यहां पर जितनी इनकम है उतना ही खर्चा कर सकते हैं, ये मान के चलते हैं, है ना। तो आप कैसे कॉम्बिनेशन ले सकते हो, देखो आप चारों कोल्ड कॉफी ले सकते हो तो 300 रुपए पूरे हो जाएंगे, या आप 2 बर्गर 3 कोल्ड कॉफी ले सकते हो, हाँ या ना, या 2 कोल्ड कॉफी 3 बर्गर ले सकते हो, 4 बर्गर 1 कोल्ड कॉफी ले सकते हो और 6 बर्गर ले सकते हो। हर किसी में 300 रुपए आपके टोटल खर्चा होंगे, हाँ या ना, मतलब टोटल पैसा आप कुछ नहीं बचा रहे हो, ठीक है। इस लाइन का मतलब यही होता है कि इस लाइन का मतलब है कि आपकी हैसियत है 300 रुपए की। 300 रुपए ये लाइन को शो करता है, ये लाइन 300 रुपए को शो करती है। पॉइंट ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, दिस शोज ये क्या बताता है कि इस पर आपने 300 रुपए पूरा अपना खर्चा कर दिया, एक भी रुपया नहीं बचा है। ये लाइन इस चीज को बताती है। अब मुझे एक चीज बताओ, एक और कॉन्सेप्ट तुम्हें इसमें सिखा देता हूं। अगर तुम्हारे पास 300 रुपए इनकम है तो तुम क्या सिर्फ 100 रुपए खर्चा कर सकते हो, सिर्फ 50 रुपए का 1 बर्गर ले सकते हो या 2 बर्गर ले सकते हो, हाँ सर, कोल्ड कॉफी कुछ नहीं ले रहे, मतलब कम स्पेंड कर सकते हो इनकम से, हाँ, तो उसे क्या कहते हैं, मनी लेफ्ट, यानी कि अटेनेबल कॉम्बिनेशन। एक ऐसी चीज जो कि तुम खर्चा कर सकते हो, खरीद सकते हो। 300 रुपए इनकम है, 100 रुपए तो खर्चा कर सकते हो, पर 300 इनकम है तो 500 खर्चा कर सकते हो क्या, नहीं, उसे हम अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन यानी कि अनअफोर्डेबल भी कह सकते हैं, हाँ या ना, उसे हम अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कहते हैं। लाइन के उस तरफ औकात के बाहर होता है, लाइन के इस तरफ औकात के अंदर होता है, समझ आया? दिस इज नोन एज बजट लाइन, ठीक है। क्या देख रहा है बे, पढ़ ले वरना आगे तुम्हें पता है क्या बना दूंगा, ठीक है। समझ आ गया? तो बजट लाइन में तुम्हें क्लियर हुई होगी। आई होप कि तुम्हें सारी बातें समझ आ रही हैं, बहुत मजेदार चीजें हैं। चलो जी, अगला आता है डिमांड। देखो डिमांड वैसे मैंने तुम्हें बता ही दिया था ऑलरेडी। डिमांड का मतलब होता है कि मान लीजिए आइसक्रीम की प्राइस 10 से 20, 30, 40, 50 प्राइस बढ़ती जा रही है आइसक्रीम की, तो इसकी डिमांड क्या होगी भाई, आइसक्रीम महंगी होती जा रही तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। पहले लोग 6 खरीदते थे 10 रुपए के हिसाब से, अगर मान लो तुम्हारे पास 60 रुपए हैं तो तुम अपने 4-5 दोस्तों के लिए 6 आइसक्रीम खरीद के ले जाओगे, 6 दोस्त के लिए 6 आइसक्रीम, है ना। जैसे ही चीजें महंगी होगी तो क्या करोगे, कम खरीदोगे, और महंगी होगी कम खरीदोगे, और महंगी होगी और कम खरीदोगे, और महंगी होगी और कम खरीदोगे। दिस इज हाउ प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन की वजह से कर्व कैसा होता है, कैसा होता है, बोलो अपने जुबान से बोलो, भले तुम वीडियो देख रहे हो, पर इमेजिन तुम एक लाइव क्लास में हो, तुम्हें मुझे आंसर करना है। तो इनवर्स रिलेशन की वजह से क्या कर्व का डिजाइन होता है, कैसा दिखता है, हाँ क्या बोल रहे हो, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या जी, डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो डिमांड कर्व हमेशा नीचे की तरफ जाता हुआ है, क्यों, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है जी, समझ आया, बहुत बढ़िया। अब
यहां पे दो सिनेरियोज आते हैं। दो सिनेरियोज क्या होते हैं जी? दो सिनेरियो ये हैं, अगर प्राइस के चेंज होने पर डिमांड चेंज होती है, कि प्राइस बदल गई इस वजह से डिमांड चेंज हो गई, जैसे कि यहां पे हो रहा है ना, प्राइस चेंज हो रही है तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, ऐसा हो रहा है ना प्राइस की वजह से। अगर प्राइस की वजह से कोई भी चेंज आता है तो उसे हम एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं, कि भाई प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो गई तो उसे हम कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहते हैं। प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ गई, इसे हम एक्सपेंशन इन डिमांड कहते हैं। और ये इसी लाइन पर दिखता है। कैसे? देखो, तुम्हारे 20 रुपए की प्राइस थी, प्राइस कम हो गई और डिमांड बढ़ गई। देखो 20 रुपए से 15 रुपए हो गई प्राइस, और डिमांड कितनी थी? 100 प्रोडक्ट्स खरीदते थे, अब 150 खरीद रहे हो क्योंकि 5 रुपए सस्ता मिल रहा है। जैसे ही तुम्हारे चिप्स है, ये चिप्स तुम्हें अगर 5 रुपए सस्ता मिलेगा, मान लीजिए 20 का चिप्स अगर 10 रुपए का मिल रहा है या 15 रुपए का मिल रहा है, तो ज्यादा खरीदोगे ना, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा खरीदेंगे। दिस शोज कि आपका ये पॉइंट देखो 20, ये 20 और 100, तो देखो 20 से कनेक्ट किया 100 पे, तो पॉइंट ए हो गया, हाँ या ना। पॉइंट बी क्या है? 15 से 150, तो देखो 15 20 से नीचे होगा, नीचे होगा, हाँ या ना। और ये देखो 100 से आगे होगा 150, तो इसको यहां पर ले आए, यानी कि पॉइंट बी, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गया, इसे हम एक्सपेंशन इन डिमांड कहते हैं, यानी कि इसी लाइन के आसपास घूम रहा है। लेकिन भैया आपने तो बोला था कि जब भी डिमांड बढ़ती है हम उसको राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं, या कोई भी चीज बढ़ती है तो उसको राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं। बेटा यहां पर कुछ चीजें अलग होती हैं। इंक्रीज में हम राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं, लेकिन प्राइस के चेंज होने पर हम नहीं करते, इधर इस केस में नहीं करते। कोई और कारणों की वजह से अगर डिमांड बढ़ती है तो हम हमेशा राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे। बता रहा हूं डिफरेंस, बता रहा हूं, टेंशन मत लो, ठीक है? समझ आया? क्लियर है बेटा? क्लियर है? सेम कर्व पे नीचे की तरफ जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं, ठीक है? डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग दी सेम कर्व, नीचे की तरफ जा रहा है तो इसको डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग दी सेम कर्व भी कहते हैं। अब इसका उल्टा कर लो, यहां पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के लिए प्राइस महंगी हो गई, 20 से 25 का हो गया चिप्स, अब ज्यादा खरीदोगे कि कम? पहले जितना खरीदते थे उससे भी कम खरीदेंगे क्योंकि महंगी हो गई चीजें। 100 रुपए की 100 प्रोडक्ट्स खरीदते थे, अब 70 ही खरीद रहे हैं। तो देखो 20 पे तुम पहले 100 खरीदते थे, 20 पे 100, तो देखो 20 पे 100 पॉइंट ए आ गया। अब 25 पे 70 कर रहे हो तो 100 से अंदर होना चाहिए, 25 से 20 से ऊपर होना चाहिए, तो 25 से 70, 25 से 70 पॉइंट बी हो गया। तो क्या देखो ऊपर दिख रहा है, सेम कर्व में ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है, तो इसे हम अपवर्ड मूवमेंट अलोंग दी सेम कर्व भी कहते हैं। क्या? अपवर्ड मूवमेंट अलोंग दी सेम कर्व, सेम कर्व में ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे हम अपवर्ड मूवमेंट अलोंग दी सेम कर्व भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है? ये एक्सपेंशन है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, समझ आ गया? अब जो तुम राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट बोल रहे थे वो इस एग्जांपल में आता है। तो सर यहां पर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड क्यों होता है? देखो जब भी डिमांड या सप्लाई प्राइस की वजह से चेंज हो तो सेम कर्व में ही मूवमेंट होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जो अभी मैंने तुम्हें दिखाया। लेकिन मान लीजिए प्राइस को छोड़ के कोई और चीज के वजह से अगर डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है, जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ गई है ना, या मान लीजिए इनकम टैक्स कम हो गया है ना, या मान लीजिए लोगों सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में कोई चेंज हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में कोई चेंज हो गया, हाँ या ना, या मान लीजिए इनकम बढ़ गई आपकी तो आप ज्यादा खर्चा करने लग गए, प्राइस को छोड़ के कोई और कारण हो, उस केस में अगर डिमांड बढ़ती है तो राइटवर्ड शिफ्ट। जैसे कि देखो प्राइस सेम है, 20-20 प्राइस सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आपने लेकिन 100 से 150 खरीदने लग गए, क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ गई, पहले 10,000 थी अब 20,000 इनकम हो गई, ज्यादा कमाने लग गए, प्राइस कम नहीं हुई लेकिन आप ज्यादा कमाने लग गए, तो आप ऑब्वियसली बात है ज्यादा खर्चा करोगे। देखो तो प्राइस 20 है लेकिन पहला वाला था 100 के अनुसार, दूसरा वाला कर्व है 150 के अनुसार, राइट की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट। समझ आया? सेम वे इसी एग्जांपल में ले लो, प्राइस सेम है, पहले 100 खरीदते थे अब 70 खरीद रहे हो शर्ट्स, क्यों? जिससे कि आपकी इनकम कम हो गई है, 10,000 से इनकम 5,000 हो गई। बेटा इनकम कम होती तो खर्चा कम हो जाता आपका, भले ही प्राइस में कोई चेंज ना हो, बिल्कुल सही बात है। हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो कैसे डिमांड करेंगे? इसी लॉजिक से देखो तो पहले आपका 100, देखो 20 रुपए प्राइस फिक्स है, 20 प्राइस फिक्स है, तो देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल 20 प्राइस फिक्स है। अब पहला वाला 100 के अनुसार था, नया वाला 70 के अनुसार है, तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। समझ आ गया? क्लियर है? ये लॉजिक क्लियर है बेटा? अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हमारा डिमांड हो गया, अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि मैं सप्लाई की बात करूं, सप्लाई का एक लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि प्राइस बढ़ती है तो हम सप्लाई बढ़ा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि
एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जब मेरा 20 रुपए का प्रोडक्ट 25 रुपए का हो जाएगा या 30 रुपए का हो जाएगा तो उसमें मुझे मार्जिन ज्यादा मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं ज्यादा बेचने की कोशिश करूंगा उस प्रोडक्ट को। बेटा एक प्रोडक्ट है जिसमें मुझे 2 रुपए का फायदा होता है और एक प्रोडक्ट है जिसमें मुझे 20 रुपए का फायदा होता है, तो आप बताइए मैं कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बेचूंगा? मैं 20 वाला ज्यादा बेचूंगा, बिकॉज मेरे को अपने प्रॉफिट की पड़ी हुई है ना। तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ाई जाती है, ठीक है। अब ये दोनों बढ़ रहे हैं तो ये कैसा रिलेशन हुआ बताओ? तुमने पढ़ा था जब एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट रिलेशन। और इसका कर्व कैसा होगा? ये तो डाउनवर्ड स्लोपिंग था, वो अपवर्ड राइजिंग। कैसा जी? अपवर्ड राइजिंग। समझ आया? जैसे हमारे ये ठगेश भाई हैं, ये ठगेश भाई जो है सप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या सप्लाई करते हैं वो मत पूछना, ठीक है। कोई भी दिक्कत हुआ ना बता देगा बिडू, ठीक है। बिडू को बता देना, इसको बता देना, ठीक है। चलो भैया अब देखो ध्यान से, 10 रुपए की आइसक्रीम थी तो सेलर एक ही प्रोडक्ट बेचता था, 20 की हो गई तो 2 बेचने लग गया, 30 की हुई 3 बेचने का लग गया, 40 की हुई 4 बेचने लग गया, 5 बेचने लग गया, और 50 रुपए की हुई तो 7 आइसक्रीम बेचने लग गया। क्यों? क्योंकि इसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है अब। हाँ या ना? अब देखो होता क्या है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो एक आइसक्रीम बेचने पे उसको लग रहा है कि यार इतना महंगा क्यों ले लिया, है ना, इतना महंगा आपने ले लिया, थोड़ा ठीक है, चलो बिजनेस चल रहा है, आज तो फुल स्टॉक ले आऊंगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, पैसा ही पैसा होगा। हाँ या ना? डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। एक लॉजिक और बता देता हूं, देखो ये मान लीजिए पॉइंट ए है, तो 10 रुपए की प्राइस पे एक आइसक्रीम बेच रहे हो, ठीक है, एक आइसक्रीम बेच रहे हो। अब देखो 10 से ऊपर है, 20 रुपए की प्राइस पे 2 आइसक्रीम बेच रहे हो, एंड सो ऑन। आप ऐसे बढ़ते जाओगे ना, ऐसे बढ़ते जाओगे तो आपको एक कर्व ऐसा ऊपर जाता हुआ दिखेगा, सारे इनके पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे तो आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। दैट इज व्हाई इट इज अपवर्ड राइजिंग, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा होगा भैया आप बहुत ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन उन बच्चों के लिए भी बना रहा हूं वीडियो जिनको कुछ नहीं आता, तो अपना 2x 2x की जो भी स्पीड आपको करनी है उस पर करके देख लेना, ठीक है जी। समझ आया? अब सेम प्रोसेस पे तुम देखो यहाँ पे भी क्या होगा, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ये क्या है जी? ये बहुत सिंपल पॉइंट है। वहां पर हम क्या कर रहे थे, बढ़ रहा थी चीजें बढ़ रही थी, तो देखो क्या हुआ। अब देखो यहां पर अपवर्ड राइजिंग है। अपवर्ड राइजिंग में क्या हो रहा है, प्राइसेस आपकी बढ़ी तो आपने सप्लाई भी बढ़ा दी। देखो 20 रुपए से 25 रुपए हो गया प्रोडक्ट, तो अब प्रोड्यूसर क्या सोचेगा, प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे ज्यादा बेचना है, तो 100 की जगह 150 बेच रहा है, सप्लाई बढ़ा दी इसने अपनी, ठीक है। तो देखो 20 से 100 हो गया और 25 से 150 हो गया। देखो 20 से 100, 25 से 150, 20 से 100, 25 से 150, ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। क्या हुआ, ए से बी, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग दी सेम कर्व, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग दी सेम कर्व। अब तुम्हें लग रहा होगा भैया इस वाले केस में क्या हुआ था, इस वाले केस में डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग दी सेम कर्व था, यानी कि इसमें बस उल्टा हो जाता है और कुछ नहीं होता, उल्टा हो जाता है। इसमें डाउनवर्ड था, उसमें अपवर्ड है, ठीक है। समझ आया? इसमें आपको अपवर्ड मूवमेंट अलोंग दी सेम कर्व मिलेगा। यहां पे इसका ऑपोजिट कर लो, मान लीजिए च्यवनप्राश पे इसको फायदा ज्यादा होगा तो भैया च्यवनप्राश खूब बेचेगा, लोगों को बोलेगा भैया इसमें तो सोना चांदी भी होता है, खाया करो, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, कब्जी है, गैस होती है, लूज मोशन हो जाते हैं, आप च्यवनप्राश खाओ, है ना। दुकानदार चिपका देगा, क्यों? उसको मार्जिन ज्यादा मिल रहा है। लेकिन मार्जिन नहीं मिलेगा तो बोलेगा अरे मतलब च्यवनप्राश से कुछ नहीं है, सोना चांदी कुछ नहीं भैया, इसमें फालतू की बात है, मार्केटिंग है बस, ठीक है। समझ आया? तो दिस इज हाउ बिजनेस वर्क्स, ठीक है। तो देखो प्राइस के कम होने पर इसको फायदा कम हो गया तो अब कम बेचेगा। दैट मींस देखो 15 के हिसाब से 70 बेच रहा था और 20 के हिसाब से 100, 20 के हिसाब से 100, 15 के हिसाब से 70। तो देखो क्या हुआ, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग दी सेम कर्व, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, ठीक है। समझ आ गया? क्लियर है? बहुत बढ़िया। आई होप कि तुम्हें समझ आएगा, इसलिए मैंने डिमांड और सप्लाई दोनों साथ में समझा रहा हूं, क्लियर, क्योंकि दोनों सेम चीजें, सेम लॉजिक्स पे काम करता है। अब देखो प्राइस के चेंज होने पर सप्लाई चेंज हुई थी, तो मैं मूवमेंट अलोंग दी सेम कर्व कर रहा था। लेकिन कोई और कारण की वजह से अगर सप्लाई बढ़ती है, कोई भी और कारण, आपका हो सकता है कि आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है इसलिए आप ज्यादा सप्लाई बढ़ा रहे हो सकता है आपका टैक्स रेट्स कम हो गए हैं, है ना, तो आपको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है तो आपने सप्लाई बढ़ा दी। कोई भी ऐसे दूसरे रीजन प्राइस को अलग हटाकर, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। यानी कि अगर सप्लाई बढ़ती है तो देखो अपवर्ड राइजिंग में भी राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब देखो इसका लॉजिक क्या है, प्राइस सेम है लेकिन फिर भी सप्लाई बढ़ गई, क्यों? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सप्लाई हमेशा ज्यादा होती है। आईफोन 16, आईफोन 17 की सोचो, ये तुम्हारा आईफोन 17 है, इस आईफोन 17 की अभी सप्लाई मार्केट में ज्यादा होगी कम होगी? बिल्कुल ज्यादा होगी, हाँ या ना। इसके कंपैरिजन में सप्लाई किसकी ज्यादा होगी?
आपको नोकिया 3310 मार्केट में ज्यादा दिखेंगे कि ये ज्यादा दिखेंगे बेचने के लिए? ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा मिलेंगे। क्यों? इसमें मार्जिन ज्यादा होगा, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट होती है ना, वो डिमांड में रहती है। समझ आया? दैट इज वाई ये प्रोडक्ट्स ज्यादा सप्लाई करे जाते हैं। राइट वर्ड शिफ्ट। ये प्रोडक्ट कौन मांग रहा है? इसमें प्रॉफिट हो रहा है किसी को? ये 1.5 लाख रुपए का फोन है, ये 3,000 रुपए का फोन भी नहीं है, तो इसमें मार्जिन ही क्या होगा? कोई मार्जिन नहीं है, इसलिए इसकी सप्लाई हमेशा कम होती है। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। प्राइस सेम है लेकिन आपने सप्लाई को शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। समझ आ गया? क्लियर है बच्चे? क्लियर है? समझ आ गया? तो देखो, इंक्रीज डिक्रीज सीख गए, सप्लाई का, डिमांड का, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन सीख गए, पीपीसी कर सीख गए, बजट लाइन सीख गए, कितने सारे इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप सीख गए इतनी सी देर में। समझ आ रहा है? तो ये चीजें बहुत ही आसानी से, हाँ थोड़ी और बेटर क्लैरिटी के वन शॉट दिखना पड़ेगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, अगर वो नहीं आते हैं तो प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, चलो जी, आप देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है टीपी एमपी एपी। अब आप मुझे बताइए, ये पहाड़ जो होते हैं, ये पहाड़ आपको कैसे लगते हैं? ये ऐसा और फिर नीचे जाता हुआ दिखता है, हाँ या ना? और आपको ये पुराने जो डायनासोर टाइप के जो लोग होते हैं, है ना, ये जो भी तुम्हारे जो कुछ लोग होंगे अगर डायनासोर वाली इंटरेस्ट रखते हैं नॉलेज में, तो इनको पता नहीं कुछ तो कहते हैं यूमंगासोरस, पता नहीं क्या क्या कहते हैं इसको। समझ आया? तो इनकी जो गर्दन थी वो कैसी थी? इनकी गर्दन थी ऐसे और फिर ऐसे गिरती है ना, ऐसी गिरती है इनकी गर्दन। ठीक है, जैसे होता है ना छाते को अगर उल्टा पकड़ लोगे तो उसका हैंडल कैसा होता है? ऐसा। जैसे लाठी होती है ना, जैसे छड़ी के साथ चलते हैं अपने बूढ़े लोग, उनकी छड़ी कैसी होती है? ऐसी आती है और ऐसे राउंड मारती है, हाँ या ना? सेम वैसा ही आपका टीपी कर्व होता है, ये टीयू कर्व के जैसा दिखता है। ठीक है, कैसा? देखो जी, ये रहा, ये गया ऊपर, मैक्सिमम पहुंचा, गिरने लग गया। वो बॉल वाला एग्जांपल याद है? बॉल फेंकते हैं, सेम वैसे यहां पर, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहां पे पहले ये हल्का सा नीचे की तरफ जाता है, फिर कर्व मारता है, मतलब हल्का कर्व रहता है इसमें। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो भी बताता हूं। देखो, इसका कर्व आपको ऐसा दिखेगा और फिर ऐसा गिरता हुआ, जस्ट लाइक दिस, आपको ऐसा दिखेगा, फिर बढ़ेगा, फिर नीचे गिरेगा, और आपको ये ऐसा दिखेगा। एमपी और एपी आपको ऐसा दिखेगा, बढ़ेगा, ज्यादा नीचे गिरेगा, ये बढ़ेगा, ये भी नीचे गिरेगा। कैसे? देखो जी, ऐसे, ये देखो, ये आपका एमपी बढ़ रहा है, जीरो पे टच हो रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है, जैसे वहां पे एमयू था। सेम वे टीपी बढ़ रहा है, मैक्सिमम पहुंचता है, गिर जाता है। ठीक है, और एपी जो है वो भी बढ़ता है और नीचे गिर जाता है। क्लियर? अब देखो यहां पे सारे रिलेशन है। टोटल पिज्जा ईटन, कितने पिज्जा आपने टोटल प्रोडक्ट्स बनाए? मान लीजिए टोटल आपने कितना प्रोडक्ट बनाया, तो आपने एक दोस्त की मदद से 2 बना लिए, 2 दोस्त की मदद से 6 बना लिए, 3 की मदद से 12 बना लिए, 4 की मदद से 16 बना लिए। अच्छा, खा नहीं रहे हो, मान लो बना रहे हो, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो। एक बंदा 2 बनाता है, दूसरा बंदा 6 बनाता है, 2 मिलके 6 बनाते हैं, 3 मिलके 12 बनाते हैं, है ना? 4 के, अच्छा तुमने देखा होगा अगर किचन छोटा है, अगर एक आदमी काम करता है, मैंने एक एग्जांपल दिया था अपनी क्लासेस में कि मम्मी अगर खाना बना रही है तो बहुत अच्छा खाना बनाएंगी, दादी भी अगर आ गई या नानी भी आ गई साथ में तो मजेदार खाना बनता है फिर तो, और वही स्वाद ही स्वाद, है ना? फिर आती है नई नवेली घर की बहू, तुम्हारी कोई बड़ी सी भाभी भाभी होंगी ना, कोई बड़े भैया की भाभी, वो आती है थोड़ी सी ना तकरार हो जाती है, जगह छोटी है ना, एक मटर छील रही है, एक रोटी बना रही है, एक सब्जी काट रही है ना, और एक सब्जी बना रही है, तो ऐसे सबके काम डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन जैसे तुम्हारी बहन जाती है किचन में तो वहां पे मम्मी, नानी, दादी, बहू और तुम्हारी बहन अगर चली गई इधर, तो उस घर के परिवार के सारे मर्द भूखे सोने वाले हैं। क्यों? दीदी आप ही तो कह रही थी, आपने तो फोटो भी नहीं खिंचाने दी थी शादी में भैया के साथ। हाँ, पता नहीं क्या चाहती हो आप तो चाहती हो हमारा घर उजाड़ना। तुम्हारी बहन जो है भाभी से लड़ ली है और मम्मी शांत करा रही है कि भाभी आप लाए क्या थे वैसे भी दहेज में। अरे दहेज की बात नहीं है ना, तो समझ रहे हो? तो आपस में गुत्थम गुत्ती हो जाएगी, प्रोडक्शन हो जाएगा एकदम कम। सेम में यही होता है, वो होता है ना, एक कहावत है कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, कि जो सूप है उसमें अगर हर एक शेफ आके अपनी टिप्पणी डालेगा कि इसमें नमक डाल दो, इसमें काली मिर्ची डाल दो, इसमें गरम मसाला डाल दो, इसमें हींग डाल दो, इसमें हल्दी डाल दो, इसमें ये डाल दो, वो डाल दो, इसमें लहसुन प्याज डाल दो, कुछ भी, मतलब अगर ऐसे बनाओगे तो फिर वो सूप नहीं, वो काढ़ा बन जाएगा। समझ आया? दिस इज हाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि एक आदमी जब किचन में काम करता है तो 2 स्लाइसेस बनाता है, 2 लोग आ जाते हैं तो 6 बनाते हैं, 3 लोग आ जाते हैं तो 12 बनाते हैं, मतलब वो होता है ना 1 से पहले 2 वाली बात, तो बढ़ती जाती है चीजें। लेकिन जैसे चौथा आदमी आता है ये नुकसान करने लग जाता है। वो नहीं होता तुम्हारे ग्रुप प्रोजेक्ट में 2-3 लोग मिलकर ढंग से काम करे 5 लोग के ग्रुप में तो ठीक है, वो चौथा आदमी जो फालतू की ड्राइंग और नक्काशी करने की कोशिश करता है वो अच्छे खासे प्रोजेक्ट की ऐसी की तैसी कर देता है। समझ है? तो यहां से काम खराब होना चालू होता है और यहां पे तो खराब ही हो जाता है।
ठीक है, कि 2, 6, 12, 16, 18, फिर 18 पे ही रहे। पांचवा आदमी ना होने के बराबर है, और सातवां आदमी जैसे ही आता है, सॉरी छठवां आदमी तो ना के बराबर है, सातवां आदमी जैसे ही आता है उंगली करना चालू करता है। वो रोहित सर ने एक एग्जांपल दिया था, ये अर्थी में 4 लोग ही लगते हैं बेटा, पांचवा आदमी सीधा उंगली करता है बस, ठीक है, समझ आया। तो एमपी जो है वो किसके रिलेशन में बनता है, टीपी का गैप होता है। टीपी के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में 6 का डिफरेंस। तो देखो टीपी एमपी बढ़ रहा है, क्लियर, एमपी बढ़ रहा है। फिर क्या होता है देखो, फिर एमपी गिरना चालू करता है, 6 से 4, 4 से 2, 0, -2, प्रोडक्शन गिरता जा रहा है, एफिशिएंसी गिरती जा रही है। तो देखो क्या हो रहा है, पहले तो तेजी से बढ़ता है। जब कोई चीज बढ़ती है तो कैसे बढ़ती है, ऐसे तेजी से बढ़ती है ना, ऐसे कैसे बढ़ती है, ऐसे बढ़ती है। तो देखो कर्व कैसा दिखेगा, हल्का सा ऐसा दिखेगा। एक्सेलरेशन ऐसा रहता है, ऐसा हल्का सा कर्व रहता है, सीधे की तरफ उठता है। तो देखो हल्का सा ऐसा दिखेगा। फिर स्पीड स्लो जाती है, जैसे बॉल की स्पीड स्लो हो जाती है ऊपर जाने के बाद। तो फिर ये गिरता है तो कैसे गिरती है चीजें, अगर ऐसे बढ़ा स्पीड कम होगी तो फिर ऐसे गिरेगा, हाँ या ना। तो क्या होता है, ऐसे जाता है स्पीड में, फिर स्पीड कम हो जाती है तो फिर ऐसे गिरना चालू करता है। दिस इज व्हाट हैपेंस विद टीपी एज वेल। ये मैक्सिमम पे पहुंचता है फिर गिरना चालू करता है। जो इसकी मैक्सिमम हाइट होगी वो एमपी का 0 पॉइंट होगा, जो अपन ने वहां पे भी बात की थी, सेम वैसा ही। टीपी जो है जब अपने मैक्सिमम पे होता है तो एमपी अपने 0 पॉइंट पे होता है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता है और फिर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। वैसे ही एपी के साथ क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता है फिर स्टेगनेंट होता है, फिर गिरना चालू करता है, बहुत गिरता है, लेकिन ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। तो देखो क्या हुआ है, एपी बढ़ रहा है, ये पहुंचता है और फिर गिरना चालू करता है, ठीक है, समझ आया। ये जो एमपी है, ऊपर वाला एमपी है बेटा, एमपी एपी के हाईएस्ट पॉइंट पे इसको कट करता है, हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है, समझ आया। तो ये बेसिक चीज तुम्हें समझ आनी चाहिए, क्लियर। बाकी और रिलेशन बेहतर समझनी हो तो एक बार वन शॉट देख लेना, कर्व कैसा होता है वो मैंने समझाने के लिए यहाँ पे तुम्हें बता दिया। चलो जी, अब आता है टीएफसी, टीवीसी और टीसी, यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। चलो जी, अब तुमने देखा, तुम रॉकेट जो है ना दिवाली पे अलग अलग तरीके से चलाते हो। कैसे, एक तुमने जलाया है जमीन पे रखकर चलाया ऊपर की तरफ, तो रॉकेट कैसे जाता है, ऐसा चला जाता है, हाँ या ना। अगर तुमने छत से चलाया होगा तो इसकी हाइट ऑलरेडी ऊपर है, इसका भी सेम, अगर तुमने आसमान की तरफ किया होगा तो सेम ऐसे से लहराता हुआ ऊपर चला जाएगा, हाँ या ना। लेकिन कुछ होते हैं दिवाली पे कुछ करामाती लोग, जिनको फौज में जाने का मन है लेकिन इनकी हाइट छोटी रह जाती है तो फिर वो जा नहीं पाते। तो ये क्या करते हैं, आपस में गुत्थम गुत्थी कर लेते हैं एक ही गली में, यहां से नीचे लेटा के या जलाएंगे रॉकेट और सामने वाले पे आक्रमण करते हैं, है ना। या आपस में 2 पार्टियां हो जाती है, इंडिया पाकिस्तान बन जाता है एक ही कॉलोनी में, वहां से रॉकेट चल रहे हैं, यहां से रॉकेट चल रहे हैं, लेटा के चला रहे तो सीधे रॉकेट जाता है। तो बेटे जो सीधा है ना, ये सीधे जो जा रहा है, यह है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। यानी कि अगर आपने रेंट पे किया है फैक्ट्री का, तो आप एक प्रोडक्ट बनाओ, आप एक भी प्रोडक्ट मत बनाओ, आप 100 प्रोडक्ट बनाओ, आपको उतना पैसा तो देना ही होगा। इसलिए इसको फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फ्लैट रहती है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट यानी कि जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतनी आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट इन दोनों का एडिशन होता है। इसीलिए ये और ये आपको दोनों सेम दिखेंगे, बस इस पे गैप होगा, है ना। ये दोनों सेम दिखेंगे, इनका डिजाइन सेम दिखेगा, क्योंकि इसके वजह से तो कोई चेंज नहीं आता। ये डिजाइन जो है वो टीवीसी की वजह से चेंज आता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये टीएफसी है फ्लैट एकदम, जो कि सेम रहता है। आप अगर शॉप का रेंट 500 है, एक 0 प्रोडक्ट बनाओ कि 5 प्रोडक्ट बनाओ, 500 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 0 प्रोडक्ट बना रहे हो तो रॉ मटेरियल कितना लग रहा है, 0 लग रहा है, कोई कॉस्ट नहीं लग रही है। 0 अगर प्रोडक्ट्स बनाए हैं तो रॉ मटेरियल 0 लगा ना, इंग्रेडिएंट कुछ भी नहीं लगा। एक प्रोडक्ट बनाया तो 100 रुपए लगे, 2 बनाया तो 180 लगे, 3 बनाया तो 300 लगे, 4 बनाया 460 बने, और 5 लगाया तो 700 रुपए लग गए। समझ आया। दैट मीन्स कि बेसिकली टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है प्रोडक्शन के बढ़ने से, है ना। आप प्रोडक्ट बढ़ाते जाओगे, इसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। क्लियर। टोटल कॉस्ट क्या होता है, इन दोनों का टोटल 500 प्लस 0 500, 500 प्लस 100 600, 500 प्लस 180 680, ऐसे करते करते आपके पास ये पूरा नंबर आता है, ठीक है। देखो अब टोटल फिक्स कॉस्ट कहां से चालू होता है बेटा, 500 से। तो देखो ये स्केल जो है, मान लीजिए 500 का स्केल है, तो ये 500 से चालू हो रहा है, ठीक है, समझ आया। अब टोटल कॉस्ट कहां से चालू होगा, टोटल कॉस्ट में भी आप बोलोगे अगर एक भी प्रोडक्ट नहीं बनाया तो बिल्डिंग का रेंट तो लगा ही होगा ना,
तो टोटल जो कितना खर्चा हुआ होगा जीरो प्रोडक्ट बनाने में, वो बिल्डिंग का रेंट दिया, तो टोटल पैसा बिल्डिंग का रेंट हो गया, इज इक्वल टू बिल्डिंग का रेंट। इसीलिए ये टोटल कॉस्ट भी इधर से चालू होता है जहां से टोटल फिक्स कॉस्ट होता है, क्योंकि दोनों सेम है, 500 500, तो देखो सेम पॉइंट से दोनों चालू होते हैं, ठीक है, सेम पॉइंट से दोनों चालू होते हैं, ठीक है। लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो तभी बढ़ेगा जब इसका प्रोडक्शन होगा, रॉ मटेरियल का पैसा तो तभी लगेगा जब आप कुछ बनाओगे। तो इसीलिए ये ओरिजिन से चालू होता है। कहां से चालू होता है? ओरिजिन से, नीचे से चालू होता है, ठीक है, क्योंकि जीरो प्रोडक्शन पे जीरो कॉस्ट लगी, तो जीरो प्रोडक्शन पे जीरो कॉस्ट है। समझ आ गया? ये दोनों इसलिए आपको पैरेलल दिखेंगे। क्लियर? समझ आया? ये हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट था। अब इसी का एक भाई बंधु है जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब मैं तीनों को आपको एक बहुत शानदार तरीके से समझाता हूं, ठीक है। देखो बेटा, इधर देखो, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो इस स्केट बोर्ड वाला जो बोर्ड था ना, उसी की तरह होता है। समझ आया? जैसे आपने इंडिफरेंस कर देखा था ना, हल्का मिलता जुलता होता है उसके जैसा। ये ऐसा, ये y एक्सिस के कोने कोने चलेगा और x एक्सिस से ऊपर चलेगा, ना ये y एक्सिस को टच करता है ना ये x एक्सिस को टच करता है, कभी टच नहीं करेगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकती। बेटा मान लीजिए आपने अगर 12,000 रुपए रेंट दिया है, 10,000 रुपए रेंट दिया है, तो क्या आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि आपने एक प्रोडक्ट पे कितना आपका रेंट लग रहा है, अगर ये निकालोगे तो क्या वो किसी प्रोडक्ट पे जीरो हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। न्यूमरेटर में अगर कोई वैल्यू है और डिनोमिनेटर में भी कोई वैल्यू है तो कभी जीरो नहीं हो सकता, वो कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। डेसिमल्स में चला जाएगा लेकिन इट कैन नेवर बी जीरो, है ना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो कुछ लोग होते हैं ना शाणे, ऐसे वो अंदर से इवल स्माइल देते हैं, ऐसे समझ रहा है, जो स्मर्क करते हैं ना, तो स्मर्क में भी हल्का सा यू बनता है ना, यू, हल्का सा यू बनता है ना, यहां से एक साइड से ज्यादा होता है, एक साइड से कम होता है, समझ रहे हो? यहां से ज्यादा है, यहां से कम है, तो यहां से कम है, यहां से ज्यादा है। दिस शोज द AVC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। एवरेज कॉस्ट की बात करें तो ये हल्का सा यू, ये भी यू शेप्ड होता है, देखो ये भी यू शेप्ड है, ये भी यू शेप्ड है, ठीक है, ये यू शेप्ड है, ये यू नहीं है, ये यू शेप्ड नहीं है, ठीक है। ये आपका यू शेप्ड है, यू दिखेगा, ये भी आपको यू दिखेगा, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो आपको नाइकी के साइन के तरह दिखेगा, पर नाइकी का साइन ऐसा होता है, इसको उल्टा कर दो थोड़ा सा तो ये ऐसा दिखता है, समझ आया? सेम इसी की तरह आपको मार्जिनल कॉस्ट दिखता है। देखो अब यहां पर, अब मैं एक एक करके दिखाता हूं, ये तो तुम्हें यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया गया है, तो इसको मैं नॉर्मली इधर ही दिखाता हूं, ये ऐसा ही रहता है, ठीक है। ये कभी भी y एक्सिस और x एक्सिस को टच नहीं करता। अब देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो कैसा दिख रहा है, इधर से चालू हो रहा है और यू शेप दिख रहा है, तो देखो ये देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये रहा, ठीक है, ये वाला देखो कैसा है, स्मर्क की तरह दिख रहा है, स्मर्क की तरह दिख रहा है, हाँ या ना, स्मर्क की तरह दिख रहा है, कैसे, क्या भाई समझ आया? ये स्मर्क की तरह दिख रहा है तुम्हें, समझ आया? चलो जी, अब देखो दूसरा एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट आपको यू की तरह दिखेगा, देखो सूंड है ना, सांड की सूंड बोल रहा हूं, सांड की सूंड क्या होती है, हाथी की जो सूंड है उसके यू की तरह दिखेगा तुम्हें, ठीक है। तो देखो ये सूंड है इसकी, देखो यहाँ पे मान लो हाथी का फेस है, ये हाथी का फेस है, तो देखो क्या दिखेगा तुम्हें, ये देखो यहां से इसकी सूंड आ रही है और इसको ऐसे कर्व दे रही है, देखो एवरेज कॉस्ट की रहा, ये एवरेज कॉस्ट ये रहा, ठीक है, एवरेज कॉस्ट ये रहा, क्लियर। और लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। ये मार्जिनल कॉस्ट तुम्हें नाइकी के टिक की तरह दिखेगा, ये भी यू शेप्ड है, यू की तरह ही दिखता है, ठीक है, प्रॉपर यू नहीं दिखेगा लेकिन ऐसे यू शेप्ड ही होता है ये, ठीक है बेटा, समझ आए? तो दिस इज नोन एज यू शेप। देखो ये रहा मार्जिनल कॉस्ट, देखो ये नाइकी के टिक की तरह तुम्हें ये यहां दिखेगा, ठीक है। अब इसकी कुछ बेसिक चीजें जान लो। बेसिक चीजें क्या है? एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, मिलते नहीं है, टच नहीं करते एक दूसरे को। देखो इनके गैप यहां से बहुत बड़ा होता है, ये देखो एवरेज कॉस्ट यहां है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहां है, तो दोनों के बीच का जो गैप है ना, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। क्यों? फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट मिलकर ही टोटल कॉस्ट बनता है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, तो दोनों को मिलाकर ही एवरेज कॉस्ट बनता है। और अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जीरो हो ही नहीं सकता तो ये दोनों कभी टच कर ही नहीं सकते। जब इनके बीच का वैल्यू ये है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, और ये जीरो ही नहीं होगा तो इन दोनों के बीच में हमेशा गैप रहेगा ना भाई, है या ना। देखो गैप कम होता जाएगा लेकिन कभी टच नहीं करेगा, ठीक है, समझ आ गया। दूसरा जो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट जो है बेटा
ये लोएस्ट पॉइंट को कट करता है एबीसी के, जो कि लेफ्ट की तरफ होता है, थोड़ा सा देखो इधर है, और एवरेज कॉस्ट के लोएस्ट पॉइंट पे भी टच करके निकलता है, जो कि उसके थोड़ा सा राइट साइड होता है। तो बेसिकली ये जो एमसी कर्व है ना, ये बड़ा एमसी है। क्यों? मतलब मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहा हूं, तो देखो कैसा है ये, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहा हूं, कैसा है ये, यहां से बढ़ेगा और ये कट करेगा लोएस्ट पॉइंट पे एबीसी के और लोएस्ट पॉइंट एसी के, ठीक है, इन पे कट करता है, तभी जाके काम करता है, ठीक है, तभी जाके ढंग से काम करता है। ये इधर कट करता है, ये इधर कट करता है और फिर निकलता है आगे, ठीक है, समझ आया? वो नहीं होते तुम्हारे कुछ ऐसे आसपास के लोग जो तुम्हारे लोएस्ट पॉइंट में तुम्हें ऐसा और मारते हैं कि तुम बहुत परेशान थे, तुम बोल रहे हो यार भाई घर पे पापा मम्मी की लड़ाई हो गई यार, मैं कल रात को सो नहीं पाया, मेरे एग्जाम में नंबर भी नहीं आ रहे, भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा सर दुख रहा है, पता है मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं है आजकल, बहुत डिप्रेशन में हूँ, एंजाइटी में, ऊपर का मतलब मेरा पूरा दिमाग जो है फॉग हो जाता है, मेरा बहुत ज़्यादा सर दुखता रहता है पूरे टाइम, है ना, और मतलब मैं क्या बोलूँ यार, क्या बताऊँ, मतलब मैं बहुत परेशान हूँ यार दोस्त, यार तू, ये बगल में बैठ के तुम्हें सुन रहा होगा और बोला तो टिफिन में क्या लाया आज, ये वो है लोएस्ट पॉइंट पे आपको परेशान करेगा एमसी कर्व, एबीसी और एसी दोनों के। एबीसी का लोएस्ट पॉइंट थोड़ा लेफ्ट में होता है, एसी का लोएस्ट पॉइंट थोड़ा राइट में होता है, समझ आ गया? क्लियर है? ये आपको है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट है, ये तीनों यू शेप्ड होते हैं। तो ये यू शेप्ड क्यों होते हैं? इसका रीजन क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या है जी? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब ये क्या होता है उसको वन शॉट में देखना, ठीक है? अभी अपन सिर्फ ग्राफ सीख रहे हैं, ठीक है? चलो जी, अब आता है हमारे पास टी आर, ए आर, एम आर, टी आर, एम आर, ए आर, ठीक है? तो ये सब क्या है जी? ध्यान से सुनो, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। अभी दो केसेस में होता है जब प्राइस चेंज नहीं होती, परफेक्ट कंपटीशन का केस है, जैसे कि किराने की दुकान पे कभी प्राइस चेंज नहीं होती किसी बेसिक प्रोडक्ट की, चिप्स के पैकेट की, बिस्किट के पैकेट की, इनकी प्राइसेस कभी चेंज नहीं होती। तो 100 रुपए का अगर कोई पैकेट है तो 100 ही रुपए रहेगा, चाहे एक प्रोडक्ट खरीदो, दो खरीदो, तीन खरीदो, चार खरीदो, आप 100 रुपए ही बेचोगे, 100 रुपए का ही बेचोगे इसको, ठीक है? तो रेवेन्यू कितना होगा? मल्टीपल कर लो, एक बेचा तो 100, दो बेचे तो 200, तीन बेचे तो 300, चार बेचे तो 400, पांच बेचे तो 500। समझ आया? तो देखो एक चीज समझना, ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस यानी एवरेज रेवेन्यू ही होता है। कैसे सर? टोटल रेवेन्यू ये है, उसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी है, 100 डिवाइडेड बाय 1 100, 200 डिवाइडेड बाय 2 100, 300 डिवाइडेड बाय 3 100, एवरेज निकाल रहे हैं ना हम। तो एक प्रोडक्ट पे कितना कमाया? 300 कमाए, तीन प्रोडक्ट पे तो 100 बनाया एक प्रोडक्ट पे, एवरेज रेवेन्यू। यानी कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस दोनों सेम होते हैं, ठीक है? लेकिन इस केस में एक और चीज सेम होती है, क्या? इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 100 100 100 100 100, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू भी 100 है। तो ये पूरा 100, ये पूरा 100, यानी कि प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ये तीनों के तीनों, एक, दो और ये प्राइस, तीनों की तीनों सेम होते हैं और फ्लैट होते हैं, 100 होते हैं। तो देखो यहां पे तुम्हें ये 10 लिखा हुआ है वैसे, लेकिन इसको 100 मान लो, तो ये 100 पे फिक्स्ड है भाई, फिक्स्ड है। प्राइस इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर, फिक्स है, फ्लैट है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है? लेकिन अगर टोटल रेवेन्यू की बात करूं तो क्या पॉजिटिवली बढ़ता जा रहा है एक इक्वल रेट से। देखो 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, ऐसा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है? समझ आ गया? टी आर, ए आर और एम आर ये कांस्टेंट प्राइस पे होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई मोनोपोलिस्टिक सा मार्केट है जहां पे सेलर्स कम है, प्राइस, अच्छा होता क्या है कई बार, जैसे किराने की दुकान पे आपको ज्यादा दूध बेचने के लिए डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं है। दूध एक ऐसी चीज है, किराने के सामान ऐसी चीज है कि जब जरूरत होगी आदमी लेगा ही लेगा, तो इसमें प्राइस चेंज नहीं होती। लेकिन मान लीजिए पिज्जा की दुकान है, कॉफी शॉप है, इनमें आपने हमेशा डिस्काउंट्स देखे होंगे। क्यों? क्योंकि इनको अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो इनको ऑफर करना पड़ता है, डिस्काउंट करना पड़ता है, ठीक है? तो जब प्राइस कांस्टेंट नहीं होती है तो क्या होता है जी? आपको डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं कि एक प्रोडक्ट लोगे तो 100 का पड़ेगा, दो लोगे तो 90 का पड़ेगा, तीन लोगे तो 80 का पड़ेगा, चार लोगे तो 70 का और पांच लोगे तो 60 का। इससे क्या होता है? इससे हमारा टोटल रेवेन्यू हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? लेकिन टोटल रेवेन्यू में एक प्रॉब्लम आती है। क्या आती है?
पहले तो इनिशियली बढ़ता है 100, 180, 240, 280, 280, 300 ऐसे करके बढ़ता है, लेकिन फिर गिरना चालू करता है। अगर मैं और आगे बढ़ा दूंगा ना, और आगे बढ़ा दूंगा तो फिर ये गिरना चालू करेगा। तो देखो क्या है, टीआर जो है वो टीयू और टीपी जैसा ही है, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, मैक्सिमम पे पहुंचेगा, फिर गिरना चालू कर देगा। ठीक है, वहीं पे मार्जिनल रेवेन्यू क्या करता है, मार्जिनल रेवेन्यू टीआर है, एआर है और एमआर है। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या करता है, मार्जिनल रेवेन्यू स्टार्टिंग से गिरता हुआ आता है, जीरो पड़ता है और फिर नीचे नेगेटिव हो जाता है। स्टार्टिंग से गिर रहा होता है, जीरो आता है, नेगेटिव हो जाता है। स्टार्टिंग से आ रहा है, अभी 20 है, फिर उसके बाद फिर जीरो हो जाएगा और जीरो के बाद -20 हो जाएगा। ये सेम ऐसा ही केस है। ठीक है, नीचे आएगा, जीरो टच करेगा और यहां पे गिर जाएगा। तो देखो टीआर का हाईएस्ट पॉइंट, एमआर का कटिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, दोनों सेम है। देखो तीसरी बार पढ़ रहे हैं सेम चीज, डिफिकल्ट है बिल्कुल नहीं है, तीसरी बार पढ़ रहे चीजें। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है बेटा, एवरेज रेवेन्यू भी आपका गिरता रहता है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू भी गिरता है, लेकिन एमआर जो होता है वो तेजी से गिरता है, एवरेज रेवेन्यू धीरे धीरे गिरता है। ठीक है, समझ आए, एवरेज रेवेन्यू एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, एवरेज रेवेन्यू एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहता है। ठीक है, समझ आ गया, ये भी बहुत सिंपल सा पॉइंट था, तुम्हें समझ आ गया होगा। चलो जी, अब आता है बेटा एमसी और एमआर अप्रोच, ये है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ठीक है, ये एमसी एमआर अप्रोच क्या होती है, इसका कर्व क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। ये क्या है पता है ना, ये मार्जिनल कॉस्ट है। क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। आपस में इनकी लड़ाई हो गई होता है, तेरी तो मार्जिनल कॉस्ट, समझ रहे हो, तो दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। तुम्हारा दिमाग खराब है तो तुम्हें ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि एक प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट कब हो रहा है, ये प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम देखते हैं। सबसे ज्यादा फायदा कब मिलेगा, तो इसकी दो कंडीशन होती है कि एमसी इज इक्वल टू एमआर, कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जब बराबर हो जाएगा, कि हमारा कॉस्ट और रेवेन्यू जब बराबर हो जाएगा, तब हम बनाना छोड़ देंगे, क्योंकि उसके बाद हमें बेनिफिट नहीं मिलने वाला, मैक्सिमम प्रॉफिट यहीं पे। लेकिन इसके बाद एक फॉलोअप कंडीशन होती है कि एमसी शुड बी मोर देन एमआर, कि कॉस्ट ज्यादा लग जाए और रेवेन्यू कम हो जाए, कि मतलब प्रोडक्ट बनाने में आपको 100 रुपए लग रहे हैं और इनकम आपको 80 रुपए की हो रही है, तो इससे नुकसान हुआ ना, दैट इज वाई आपको यहां पर बनाना रोकना पड़ेगा। ठीक है, समझ आए, तो दो कंडीशन होती है। अपन पहली कंडीशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसी को ग्राफ में प्रेजेंट किया जाता है। देखो यहां पे क्या हो रहा है, देखो एमसी इज इक्वल टू एमआर, यहां पे दोनों टच हो रहे हैं, यानी कि 4 पॉइंट। तो देखो ये 5 और ये 5, इधर केस में आप क्या बोल रहे हो, देखो दोनों की दोनों मान रहे हैं। ठीक है, तो देखो व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, यहां पे भी दो केस होता है, जब प्राइस कांस्टेंट है और जब प्राइस कांस्टेंट नहीं है। इस केस में ये देखो ये टच हो रहा है। अच्छा, ये शेड्यूल में पहले भी अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि 50-50 प्राइस सेम हो जाती है, लेकिन अगली बार पे कॉस्ट नहीं बढ़ी और रेवेन्यू अभी भी ज्यादा है, मान लीजिए आपको 50 रुपए लग रहे हैं बनाने में प्रोडक्ट और रेवेन्यू भी 50 रुपए आ रहा है, तो एमसी इज इक्वल टू एमआर हो गया, पहला पॉइंट कंडीशन। ठीक है, अब होना क्या चाहिए, लागत ज्यादा लग जानी चाहिए, रेवेन्यू कम आना चाहिए। तो हो गया यहाँ पे आप लगा रहे हो मान लो 20 रुपए, बनाने में प्रोडक्ट बन रहा है 20 रुपए का, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपए का, तो आप बनाना बंद करोगे नहीं। तो ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में देखो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर हो गए, टच कर गए तो बराबर हो गए मानिए, है ना। अभी देखो अगला कंडीशन क्या होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जाए मार्जिनल रेवेन्यू से। तो देखो क्या हो रहा है, इस पॉइंट के बाद मार्जिनल कॉस्ट तो कम हो गई मार्जिनल रेवेन्यू से, ये ऊपर वाली लाइन मार्जिनल रेवेन्यू है, नीचे वाली लाइन मार्जिनल कॉस्ट है, क्या हुआ, नीचे हो गया, कम हो गया। तो इस कंडीशन पे तो हम ये फॉलो करेंगे नहीं ना। अब क्या हो रहा है, ये बढ़कर जा रहा है, इस केस पे भी जब इंटरसेक्ट करता है क्या हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर बराबर। अब मार्जिनल कॉस्ट ऊपर बढ़ गया, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू ज्यादा हो गई, रेवेन्यू कम हो गया, इस पॉइंट को हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, ये भी तुम्हें यू शेप्ड की तरह दिखेगा, वही स्माइल की तरह दिखेगा। ठीक है, समझ आए, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। क्लियर, चलो जी, अब आता है आगे अपने पास नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है जब प्राइसेस कांस्टेंट नहीं है, प्राइसेस चेंज हो रही है। ठीक है, इस केस में क्या होता है जी, इस केस में जैसे कि प्राइसेस 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे प्राइस चेंज हो रही है। इस केस में क्या था, इस केस में प्राइस अच्छा एमआर और एमसी, हाँ ठीक है, चलो इस केस में हमारी प्राइसेस चेंज हो रही है। ठीक है, हाँ अपन ने प्राइसेस नहीं लिखी, यहाँ पे मेंशन नहीं करी, लेकिन प्राइसेस चेंज हो रही है ऐसा मान लेते हैं। 20, 30, 40, 50, 60 और ये 80, 70, 60, 50, 40 है ना, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट ऐसी आपके पास। अब ध्यान से देखो, इस केस में भी यही सेम चीज होती है, ऊपर से आया, यहां पर आपका कट हुआ, एमसी इज इक्वल टू एमआर। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू गिरता जा रहा है, देखो मार्जिनल रेवेन्यू यहां पे गिरता जा रहा है,
यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू सेम था तो यहाँ पे फ्लैट है, ठीक है। यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू गिरता जा रहा है तो देखो इसका कर्व कैसा है, मार्जिनल रेवेन्यू गिरता जा रहा है या ना। अब देखो एक पॉइंट पे दोनों सेम हो गए, एमसी यू ब्लू कलर का है, ऑरेंज कलर का एमआर है, दोनों बराबर हुए, लेकिन एमसी कम हो गया एमआर से, तो अभी बनाना बंद नहीं करेंगे, अभी और बनाएंगे। फिर दोबारा इंटरसेक्ट करेगा तो एमसी इज इक्वल टू एमआर हो जाएगा, यानी कि जितना बना रहे हो, जितने की लागत है उतने का आप रेवेन्यू कमा रहे हो। लेकिन इस केस के बाद होता क्या है, कॉस्ट बढ़ जाती है, रेवेन्यू कम हो जाता है, ये वाला पॉइंट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होता है। तो ये भी आपको थोड़ा उल्टी छतरी जैसा दिखेगा आपको, ठीक है, उल्टी छतरी जैसा दिखेगा आपको, ठीक है। समझ आया बेटा, क्लियर है। तो ये कुछ आपको एमसी इज इक्वल टू एमआर का आपको पॉइंट मिलेगा। अब लास्ट कर्व, इस पूरे स्लाइड का लास्ट कर्व है कि प्राइस को डिटरमाइन कैसे किया जाता है, ठीक है। मैंने तुम्हें ऑलरेडी ये तो बता दिया है कि अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो राइट की तरफ शिफ्ट होता है, डिक्रीज होती है तो लेफ्ट की तरफ होता है। सेम वे सप्लाई में भी राइट की तरफ शिफ्ट होता है तो इंक्रीज हुई है सप्लाई, लेफ्ट की तरफ होता है तो डिक्रीज हुई है सप्लाई। यही सेम लॉजिक से हम चलते हैं। तो हमें डिटर्मिनेशन कैसे करना है प्राइस का, उसके लिए आप वन शॉट देखना, लेकिन इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तुमने अगर वो गाना सुना होगा मल्हारी, सुना है मल्हारी गाना, अभी बताऊंगा उसका रेफरेंस, ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर मान लीजिए 2 रुपए की चॉकलेट थी तो डिमांड कितनी है 100, सप्लाई कितनी है जी 20 रुपए की सप्लाई है, 4 रुपए हो गई चॉकलेट की प्राइस, तो डिमांड क्या होगी, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम होती है लेकिन सप्लाई बढ़ जाती है। तो देखो क्या हुआ, 100 से 80 होगी डिमांड, लेकिन सप्लाई 20 से 40 हो गई, क्योंकि प्रॉफिट हो गया ना, तो सेलर को फायदा हो रहा है, कस्टमर को नुकसान हो रहा है, तो कस्टमर जा रहे हैं, सेलर ज्यादा बेच रहा है, प्राइस बढ़ गई, कस्टमर जा रहे हैं, सेलर ज्यादा बेच रहा है, प्राइस बढ़ गई, कस्टमर जा रहे हैं, सेलर ज्यादा बेचने की कोशिश कर रहा है, प्राइस बढ़ गई, सेलर्स कस्टमर्स जा रहे हैं, सेलर ज्यादा बेचने की कोशिश कर रहा है। तो देखो 20, 40, 60, 80, 100, सप्लाई बढ़ रही है प्राइस के बढ़ने पर, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम होती जा रही है, ये हमें दिख रहा है, ठीक है। अब तुम एक चीज नोटिस करो, दुकान के बाहर 100 लोग खड़े हुए हैं और 20 ही चॉकलेट है आपके पास, तो 80 लोग क्या कर रहे हैं, 80 लोग वेट कर रहे हैं ना, दिस इज नोन एज एक्सेस डिमांड। ये क्या है, एक्सेस डिमांड है, डिमांड ज्यादा है, कितनी 80 डिमांड ज्यादा है। दूसरा, अभी प्राइस बढ़ी तो कुछ लोग चले गए, 80 लोग खड़े दुकान के बाहर और आपके पास 40 प्रोडक्ट्स हैं, आप ज्यादा बेचने लग गए, तो क्या हुआ, अभी भी 40 लोगों का गैप है, यानी कि एक्सेस डिमांड का केस है। तीसरे केस में क्या होता है, 60 ही लोग दुकान के बाहर खड़े हैं और 60 ही लोग भैया 60 ही प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, दैट मींस कि ये इक्विलिब्रियम लेवल है, यानी कि एक प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड करी जाती है, ऐसे करी जाती है कि 6 रुपए का प्रोडक्ट बिकेगा, क्यों, क्योंकि खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों अग्री करते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। लेकिन मान लो अगर और प्राइस बढ़ा दी जाएगी तो क्या होगा, कस्टमर चला जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, 40 दुकान के बाहर खड़े हैं लोग लेकिन 80 प्रोडक्ट्स रखे हैं दुकान में, दैट मींस एक्सेस सप्लाई, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। इधर क्या हो रहा है, यहां पे 20 ही लोग खड़े हैं दुकान के बाहर और 100 प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, 80 प्रोडक्ट्स ज्यादा है, एक्सेस सप्लाई। तो सबसे बढ़िया जो पॉइंट माना जाता है वो माना जाता है इक्विलिब्रियम लेवल। ये कैसे आता है, मल्हारी बताए, मल्हारी गाना ना, वो टटड़ा टटड़ा तो ऐसे करता है ना वो, या फिर बोल दो वकांडा फॉरएवर, वकांडा फॉरएवर, दिस इज हाउ योर एक्सेस डिमांड एंड सॉरी एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड तुम्हें यहां मिलेगा, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, यानी कि 6 रुपए पर तुम अपनी चॉकलेट बेचना, ठीक है, जो भी है चॉकलेट बेचोगे 6 रुपए में बेचना। तो देखो ये क्या है, 6 रुपए पे डिसाइड किया था, दोनों बराबर हो गए, डिमांड और सप्लाई दोनों मीट कर गए, 60-60, ये देखो ये 60-60 वाला पॉइंट ये रहा, 60-60 वाला पॉइंट ये रहा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट 6 रुपए पे। इसके ऊपर डिमांड सप्लाई ज्यादा है, देखो सप्लाई राइट की तरफ है तो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है तो ये एक्सेस सप्लाई है। इस केस में देखोगे तो डिमांड इधर राइट की तरफ है, सप्लाई लेफ्ट की तरफ है, तो ये एक्सेस डिमांड का केस होता है, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। आई होप कि सारे कर्व जो तुम्हें लगे वो बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। कुछ कर्व्स जैसे कि सिंगल कमोडिटी का केस, डबल कमोडिटी का केस, जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होता है, वो मैंने नहीं कवर किया क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आएगा तो वो भी कुछ ऐसा ही दिखता है, ठीक है। डबल कमोडिटी केस आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा, है ना, थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें, ऐसा ही दिखता है, लेकिन जनरली आता नहीं है वो बनाने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो एलिमेंट्स मैंने इसमें डाले, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया, या आपको समझ आया होगा और मजा भी आया होगा। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, जिससे कि उनको भी प्रॉब्लम ना आए और हमारा भी थोड़ा सा हमारे एफर्ट्स का वो हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, हमें थोड़ा अच्छा लगेगा कि हमारे एफर्ट्स को सराहा गया है। और तुम लोग अपना प्यार कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाना इफ यू आर अ न्यू यूजर बाय द वे, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर माय क्लास। मैं हूं आपका सानी भैया,
एंड आई होप कि आपको मजा आया होगा इस क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। खूब मेहनत करो, कॉन्फिडेंस रखो, और अब इनको एक बार हर एक हाथ से बनाना, एक बार ड्रॉ करना हर एक ग्राफ को। जैसे तुम ड्रॉ कर लोगे ना हर एक ग्राफ को, तो अपने आप कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो जाएगा और फिर बिल्कुल नहीं भूलोगे सारी चीजें। एक एक बार, दो बार इन ग्राफ्स को पेंसिल से जरूर बनाना, प्रैक्टिस करके जाना बिफोर यू एंटर द एग्जाम हॉल। ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, लव यू सो मच, ख्याल रखो अपना।